हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि होम लोन अ, किस तरह से अवेल करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बैंक्स के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताऊँगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर लोन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है और किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो है वो आपकी प्रॉपर्टी किस तरह की होनी चाहिए। रीसेल की प्रॉपर्टी है, अगर रजिस्ट्री हो रखी है प्रॉपर्टी की और वो भी ऑथराइज प्रॉपर्टी है, तभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन देगा। वो आपको खसरा खतौनी की प्रॉपर्टीज पे लोन बिल्कुल नहीं देगा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पे लोन नहीं देगा। वो सिर्फ आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे ही लोन देगा जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, चाहे वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, या 6% 7% जो अथॉरिटी के अंदर आते हैं प्लॉट्स, इन सभी प्रॉपर्टीज पे लोन करता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कच्ची कॉलोनी, लाल डोरा, इस तरह की प्रॉपर्टीज पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन नहीं करता है। तो अब मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है। सैलरीड कस्टमर्स के लिए मैं प्रोसेस आपको पहले बता देता हूँ। सैलरीड कस्टमर के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं वो बता देता हूँ। तो सपोज करिए आपने एक प्रॉपर्टी नोएडा या ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद, कहीं भी एक प्रॉपर्टी जो अथराइज है आपको परचेज करनी है, जो कि रजिस्टर्ड है। जो प्रॉपर्टी बिल्डर से आप खरीदते हैं उसका प्रोसेस अलग है। डायरेक्ट अलॉटमेंट जिसे बोलते हैं, जिसमें जो सीएलपी प्लान अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसका प्रोसेस अलग होता है। और जो आप रीसेल रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसका जो रेडी टू मूव है, जो ऑलरेडी एक बार रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके बाद आप उसको परचेज कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस अलग है। तो मैं अभी आपको सबसे पहले बताऊंगा रीसेल प्रॉपर्टी को किस तरह, रीसेल प्रॉपर्टी पे आप किस तरह से लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो नोएडा में किसी से भी परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट टू सेल बनाना होगा। एग्रीमेंट टू सेल जो भी आप वैल्यू, मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपका एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, या म्यूचुअल कंसेंट है, आप कितने में खरीद रहे हैं, आपका एग्रीमेंट टू सेल हो गया। उसके बाद अब हम करते हैं आपका जो भी आपका प्रॉपर्टीज, जो भी आपकी रजिस्ट्री होगी उसकी कॉपी आपको लगेगी। पोजीशन, अगर आपका बिल्डर से आप मतलब बिल्डर से परचेज किया है उसने, तो पोजीशन लेटर होगा। अगर आपने डायरेक्ट एंटायर हाउस परचेज किया है किसी से, तो उसके बाद अगर वो किसी से और से सेल किया तो कंप्लीट चैन होगी। तो उसमें आपका रजिस्ट्री की कॉपी आ जाएगी, पोजीशन लेटर आ जाएगा, आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट आ जाएगा, कंप्लीट रजिस्ट्री की चैन। मतलब उस प्रॉपर्टी को पहले जिसने भी खरीदा है उन सभी की रजिस्ट्रियां होनी चाहिए आपके पास। एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा, रजिस्ट्री की सारी कॉपियां हो जाएंगी। आप अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपको वहाँ से परमिशन टू मॉर्गेज भी लेना पड़ेगा, ट्रांसफर मेमोरेंडम भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है। ये इस तरह का फॉर्म होता है, स्टेट होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको फिल करना रहता है, या जो भी आपके सोर्सिंग होंगे वो आपको आपसे फिल करा लेंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, दोनों सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और फोटोज आपको देनी है, दो दो फोटोज देनी है। अगर आप सैलरीड हैं तो उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हो गया, 3 मंथ का पे स्लिप हो गया, 2 साल का लास्ट 2 ईयर्स का फॉर्म 16 हो गया, और आपका एक लोकल एड्रेस प्रूफ लगेगा। इसके बाद आप ये सारे पेपर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप सोर्सिंग, जो भी आपका सोर्सिंग पर्सन होगा आप उसको देंगे, वो इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा, घर का वेरिफिकेशन होगा, आपका प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होगा। प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन, एक बार आपका लीगल वेरिफिकेशन होगा जो ड्यू डिलीजेंस चेक करेगा। टेक्निकल वेरिफिकेशन होगा जो प्रॉपर्टी का जो भी एरिया है उन सब चीज़ों को मेजर करेगा, इसकी किस किस तरह की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें वो देख के रिपोर्ट सबमिट होगी। ये सारा प्रोसेस होने में लगभग 2 वीक्स का टाइम लग जाता है। उसके बाद पैरेलली आपका लीगल टेक्निकल होता रहेगा, पैरेलली आपके वेरिफिकेशन होते रहेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन ये आपका सैंक्शन में चला जाएगा। आफ्टर सैंक्शन आपको क्या करना है, सैंक्शन हो गया, सैंक्शन होने के बाद आपको सैंक्शन होने के बाद आपको
अपना जो भी ओरिजिनल पेपर है आपका, एग्रीमेंट टू सेल ओरिजिनल, सारी रजिस्ट्रीज की कॉपियाँ, और जो भी कंप्लीट चेन है प्रॉपर्टी के, ऑल पेपर्स आप वेरीफाई, लॉयर का, एसबीआई का जो लॉयर होगा पैनल पे, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और रिपोर्ट सबमिट कर देगा। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें एक टर्म और जुड़ जाता है, ट्रांसफर मेमोरेंडम, जिसे टीएम बोलते हैं। सो आफ्टर सैंक्शन आप टीएम अप्लाई कर सकते हैं, विद इन वीक टीएम आ जाता है। टीएम की ओरिजिनल कॉपी आपको ले जानी है, रजिस्ट्री के सारे पेपर ले जाने, ओरिजिनल कंप्लीट चेन ले जानी है, और अपने बैंक को इन्फॉर्म कर देना है कि हम रजिस्ट्री कब कराने वाले हैं। सपोज करिए आपका सैंक्शन आ गया, टीएम भी आ गया, आपने सारे पेपर कंपाइल कर लिए हैं, अब आपको बैंक को मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि सर मैं फला तारीख को रजिस्ट्री कराने वाला हूँ, तो बैंक आपके नाम से डीडी जनरेट कर देगा, और फिर लॉयर, आप और सेलर, तीनों पार्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करा सकते हैं। ओरिजिनल कॉपी आपको बैंक के पास चली जाएगी, सॉफ्ट कॉपी आपको हैंड ओवर हो जाएगी। तो ये था सारा प्रोसेस, लोन किस तरह से लेना होता है आपको। बाकी और भी बहुत बड़ा, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी किस तरह की है। आप अगर बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसका थोड़ा प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाता है। आप अगर बिल्डर से रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका भी थोड़ा प्रोसेस अलग है। ये अभी मैंने जो आपको बताया है, ये आप सेल परचेज कर रहे हैं किसी ऑलरेडी जो एक ऑनर है उससे। जब आप बिल्डर के केस में जाएंगे तो वो प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। उसके लिए अगर आप उसके लिए भी जानना चाहते हैं, अगर आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, किस तरह से आपको लोन मिलेगा, तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है कि बैंक जो है वो आपको कितना लोन देगा। दो तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकलता है, एक तो आपके फाइनेंशियल बेसिस पे, एक होता है प्रॉपर्टी कॉस्ट पे। तो फाइनेंशियली सपोज करिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम जो बैंक जो आपको एलिजिबल मानता है कि आप 65 to 70%, मोस्ट ऑफ द केसेस में 60 to 70% की ईएमआई आप बियर कर सकते हैं। यानी आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 हज़ार रुपए तक ईएमआई दे सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग बैंक आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है, डिपेंड ऑन करंट आरओआई क्या चल रहा है। या सपोज करिए अगर और टेनवर आप कितना लेते हो उस पर भी प्रेफर करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एसबीआई लोन देता है वो 30 ईयर्स के लिए देता है, और मैक्सिमम टू 70 to 75 ईयर्स तक वो कैलकुलेट, मतलब सपोज करिए आपकी एज अगर 30 ईयर्स की है तो आपको सीधा 30 ईयर्स के लिए मैक्सिमम लोन मिल सकता है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको 30 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप पूरा टेनवर यूज करना चाहते हैं तो आप उसको बेसिकली आप 30 ईयर्स तक अवेल कर सकते हैं। उसमें रीपेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, इनकेस आपने 30 ईयर्स के लिए लोन लिया है बट आप उसको जल्दी ही पे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। उससे आपका टेनवर रिड्यूस हो जाता है, इंटरेस्ट आपको उसी टाइम तक देना है जब तक आपका लोन चलेगा। सपोज करिए 30 साल के लिए आपने लोन लिया, आपने उसको 15 ईयर्स में रीपेमेंट कर करके रिड्यूस कर दिया, तो आपका टेनर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जितने साल तक आप लोन यूज करते हैं उतना ही आपको इंटरेस्ट देना होता है। बाकी लोन टू वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है। आपकी सपोज करिए आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, तो आपको मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 75% मिलेगा। यानी आप 75 लाख रुपए बैंक आपको दे सकता है 1 करोड़ की वैल्यू पे, और 25 लाख रुपए आपको देने होंगे। यानी आप जब भी आप डील करते हैं तो 25 लाख रुपए आपको पूरा आपको डिस्बर्समेंट से पहले दे देना है। बाकी जो 75% है वो बैंक आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री का चेक दे देगा। ये सिनेरियो बनता है अगर आपकी प्रॉपर्टी 75 लाख 80 लाख की रेंज में आती है, तो वहाँ पे 80% कंसिडर हो जाता है। वहाँ पे आपको आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% लोन मिल जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल और एक होता है प्रॉपर्टी कॉस्ट। अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट सपोर्ट करती है तो एग्रीमेंट टू सेल का 90% और मार्केट वैल्यू का 70%, विच एवर इज लो, आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कुछ भी जानना है लोन से रिलेटेड, क्योंकि हम ऑलरेडी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं काफ़ी सालों से, आपको कभी
इवन एवरी बैंक पे हमारा टाई अप है। आपको जिस भी तरह की आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कंसल्टेंसी। आपका बैंक से लेके बिल्डर तक सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कराएंगे और आपका डिसबर्समेंट भी कराएंगे। इसमें आपको कोई भी हेजिटेशन होती है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए एनी टाइम हम अवेलेबल रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बेनिफिट एक ही मिलता है कि इन फ्यूचर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट मिलती है तो बैंक में जिस पर्सन से आपने कनेक्ट किया हो वो हो सकता है वो अवेलेबल ही ना हो उस समय, उसका ट्रांसफ़र हो गया हो या उसने जॉब ड्रॉप कर दी हो। तो उस केस में आपका सिंगल सोर्स जो सिंगल कॉन्टैक्ट पर्सन होता है वो हम रहते हैं। आपको कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है किसी भी तरह की तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। और बाकी और किसी बैंक के लिए अगर आपको प्रोसेस जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। और या एसबीआई से रिलेटेड ही आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या आपको आपका आपको आपका लोन कर लेने का प्लान है, लोन का आप सोच रहे हैं, तो उस केस में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको हैसल फ्री लोन मिल जाए। बाकी मैं आपको अपना कमेंट बॉक्स में मैं आपका स्क्रीन पे नंबर भी डाल दूँगा, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। बाकी अगर कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या आप डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उस पर भी रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।